नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। कल दिन में सड़क से लेके संसद तक इस बात पर चर्चा हो रही थी कि जस्टिस वर्मा कब तक पद पर रहेंगे, उन्हें कुर्सी से हटाने के लिए महाभियोग कब और कैसे लाया जाएगा। और रात होते होते चौंकाने वाली खबर यह आ गई कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुर्सी छोड़ दी और एक झटके में जस्टिस वर्मा से हटकर पूरा फोकस धनखड़ पर शिफ्ट हो गया। और आज धनखड़ ने इस्तीफा वापसी की संभावनाओं को नकार करके विदाई समारोह से दूरी बनाकर पॉलिटिक्स को ऐसा मसाला दे दिया है कि कयासबाजी थम नहीं रही। जिधर जाइए लोग बस दो ही सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। पहला ये कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, और दूसरा सवाल ये कि देश का अगला उपराष्ट्रपति अब कौन बनेगा। वैसे तो इस्तीफे में धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद छोड़ने की बात कही है, लेकिन यह बात ज्यादातर लोगों के गले नहीं उतर रही। लोगों को इस बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा, इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल धनखड़ के पद छोड़ने की वजह से उपराष्ट्रपति के लिए जो अलग अलग नामों की कयासबाजी हो रही है उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन देश की पॉलिटिक्स में जो जबरदस्त हलचल का माहौल बना हुआ है इस इस्तीफे को लेकर, और कल रात से ही देखा जाए तो एक तरीके से एक सियासी सिनेमा की तरह चल रहा है। और ये सियासी सिनेमा इसलिए रोचक है क्योंकि ऑडियंस यानी कि तमाम लोग, चाहे वो नेता हो या सोशल मीडिया के सिपाही, सब अपने अपने हिसाब से इस सिनेमा में किसी को हीरो तो किसी को विलन बताने में जुटे हुए। आज देश का मूड मीटर में इसी पॉलिटिकल पिक्चर की पड़ताल करूंगा। तो सबसे पहला सवाल यह कि आखिरकार जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया ही क्यों, जबकि उनका 2 साल का कार्यकाल तो अभी बचा ही हुआ था। और धनखड़ खुद ही सिर्फ 11 दिन पहले सार्वजनिक मंच से कह रहे थे कि वो साल 2027 के अगस्त में रिटायर होंगे। सोचिए, ये अभी आपको जो हम दिखा रहे हैं ना तस्वीरें, उन्होंने खुद से कहा कि 2027 के अगस्त में रिटायर होऊंगा मैं, यानी जब उनका कार्यकाल पूरा होगा तब। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि अपनी ही बात से पलट गए और इस्तीफा दे दिया। और पद छोड़ने के लिए जो रीजन उपराष्ट्रपति ने बताया है वो किसी के गले नहीं उतर रहा, किसी को बात हजम नहीं हो रही। सब कह रहे हैं कि कल शाम तक तो एकदम बिल्कुल ठीक थे, दिन भर सदन की कार्रवाई में रहे, मीटिंग की, फिर अचानक हेल्थ ग्राउंड पर रात में इस्तीफा कैसे हो सकता है। खैर, कोई तबीयत की वजह से अगर पद पर नहीं रहने का फैसला लेता है तो यह उसका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है और सभी को ऐसे व्यक्तिगत फैसलों का अधिकार है। और वैसे आपको बता दूं कि पिछले 5 दिन पहले ही 17 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब दिल्ली की यमुना वाटिका और बासेरा पार्क पहुंचे थे तब वहां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इससे पहले 25 जून को नैनीताल में एक कार्यक्रम से पहले भी धनखड़ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, वो बेहोश हो गए थे, यानी दिक्कतें रही है। और इसी साल मार्च में उन्हें दिल की बीमारी के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, स्टेंट लगाया गया था। इसीलिए इस्तीफे की वजह अगर स्वास्थ्य को बताया गया तो एकदम बेबुनियाद नहीं है। लेकिन धनखड़ को करीब से जानने वाले लोग यह कह रहे हैं कि सेहत ऐसी भी खराब नहीं थी कि जिसकी वजह से उन्हें रिजाइन करने की नौबत आ गई थी, बल्कि सेहत की जो छोटी मोटी दिक्कतें जो कि आमतौर पर इस उम्र में सामान्य बात होती है, कुछ वैसी ही बात थी धनखड़ साहब के साथ। तो फिर धनखड़ ने इस्तीफा दिया क्यों? फिर धनखड़ पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के अलावे किसी और वजह से इस्तीफा दिया है। इससे पहले बीवी गिरी और भैरव सिंह शेखावत ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति का पद छोड़ा था। तो धनखड़ के इस्तीफे के पीछे जो सबसे क्रेडिबल, सबसे विश्वसनीय थ्योरी जो चल रही है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। टाइम्स नाउ नवभारत के सूत्रों से जो इनसाइड स्टोरी पता चली है उसमें उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ के हटने की कई वजह बताई जा रही और
इन सारी वजहों का आपस में कनेक्शन है, रिश्ता है, जुड़ाव है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस्तीफे की जो थ्योरी है वो ये चल रही है कि धनखड़ चाहते थे कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग राज्यसभा में लाया जाए, और कल उन्होंने इस बात का ऐलान चेयर से भी किया था कि उनके पास विपक्ष के नेताओं की सिग्नेचर की कॉपी मिली है, जिसे उन्होंने अपने विचार के लिए रख लिया है। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि इस बात की जानकारी सरकार को भी नहीं थी कि उन्होंने विपक्षी सांसदों के सिग्नेचर वाली जो नोटिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों प्रधानमंत्री के पास पहुंचे और इस बात की जानकारी पीएम मोदी को दी गई। इसके तुरंत बाद सरकार की तरफ से बीजेपी के सभी राज्यसभा सांसदों को बुलाया गया और अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में एक सादे कागज पर सभी सांसदों के साइन लिए गए। अब इस सिग्नेचर लेने का मकसद क्या था, इस बारे में कोई भी सांसद खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा ने फिर से बैठक की और उसके बाद लोकसभा स्पीकर से भी अमित शाह मिले। यह बैठक करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक जगदीप धनखड़ जस्टिस वर्मा के महाभियोग का मामला जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे थे, उससे मामला सरकार बनाम जुडिशियरी टाइप का बनता जा रहा था और मोदी सरकार इस बात से सहज नहीं थी, खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि जस्टिस वर्मा के महाभियोग का मामला गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशियरी जैसा कोई मामला बन जाए, क्योंकि सरकार लोकसभा में महाभियोग की कार्रवाई पहले शुरू कर चुकी थी। 150 से ज्यादा सांसदों के सिग्नेचर वाली नोटिस जो है वो लोकसभा स्पीकर को दी जा चुकी थी और सरकार की कोशिश ये थी कि राज्यसभा में प्रस्ताव बाद में लाया जाए। लेकिन जिस तरह धनखड़ ने महाभियोग को लेकर विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, वो भी सरकार को बिना बताए, यह बात सरकार को बहुत नागवार गुजरी। अब कल एक और घटना हुई और उसको जरा अब इस घटना से जोड़कर देखिए। कल राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़, यानी कि जो कि उपराष्ट्रपति भी होते हैं, उन्होंने बीएससी यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें सरकार की तरफ से कोई गया ही नहीं, जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति नाराज थे और उन्होंने अपनी नाराजगी वाला मैसेज आगे भी बढ़ाया था। लेकिन सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया कि संसदीय कार्य मंत्री किसी दूसरे काम में पहले से उनकी व्यस्तता थी, इसलिए नहीं जा पाए। कहा जा रहा है कि यह बात भी उपराष्ट्रपति को नागवार गुजरी और उन्होंने अचानक से इस्तीफे का फैसला ले लिया। हालांकि धनखड़ के साथ साथ राजनीति के दाव पेच समझने वाले लोग ये जानते हैं कि एक दिन में अचानक कुछ भी नहीं होता। पीस पुरानी होती है, लड़ाई जब पुरानी होती है तभी संसदीय कार्य मंत्री का एक बैठक में नहीं आना, ऐसी एक छोटी बात भी एक फ्लैश पॉइंट बन जाती है, एक ट्रिगर का काम कर जाती है। लेकिन विपक्ष को एक तरीके से इसमें एक मौका मिल गया। धनखड़ का इस्तीफा और इस्तीफे को लेकर जो तमाम वजह बताई जा रही है, इससे विपक्षी नेता खूब इसमें रस ले रहे हैं। वो भरसक कोशिश में है कि इस मामले को मोदी सरकार बनाम जगदीप धनखड़ बना दिया जाए, कुछ ऐसा खोज लाया जाए जिससे साबित हो जाए कि धनखड़ ने सरकार से परेशान होकर इस्तीफा दिया है। वैसे धनखड़ के इस्तीफे के ऐलान के कई घंटों बाद सामने आए पीएम मोदी की प्रतिक्रिया ने भी इस सियासत को एक तरीके से नया मसाला दे दिया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने बस इतना ही लिखा, एकदम सधा हुआ मैसेज, न ज्यादा न कम। तारीफ में तो एक भी शब्द नहीं। उल्टे पीएम मोदी ने अवसर जैसे शब्द का इस्तेमाल जो किया, यह भी अपने आप में एक मैसेज है। ज्यादातर इतने बड़े पद पर काम कर रहे लोगों के बारे में आप लिखते हैं तो आप कहते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया, उन्होंने वैसा काम किया, उन्होंने ये महान काम किया, बहुत सारी तमाम बातें कहते हैं उनके बारे में, उनकी खासियतों के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में आप 2-4 लाइन लिखते हैं। लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी का जो मैसेज है वो एकदम सधा हुआ, 2 लाइन का, 2.5 लाइन का मैसेज, और इस मैसेज में बहुत कुछ संदेश छिपा हुआ है। खैर, धनखड़ के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा तेजी से मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने रंग बदला है। कल जो कांग्रेसी नेता धनखड़ पर मनमाने तरीके से राज्यसभा चलाने का आरोप लगाते नहीं थकते थे, आज उन्हीं नेताओं के मन में जगदीप धनखड़ के लिए अचानक कितना और कैसा भाव उमड़ आया है, आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। एक बार सुनिए जरा, फिर इनकी वो असलियत दिखाते हैं जो इस्तीफे के बाद, इनका वो रंग जो इस्तीफे के बाद के पहले था। जरा देखिए, पहले सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। देख लीजिए, कोई तो कारण हुआ होगा कि जो कल अचानक जो इस्तीफा हुआ है पूरे देश को चौंका दिया। राजस्थान वालों में धक्का लगा क्योंकि जिस रूप में ये कुछ हुआ है उससे राजस्थान में तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा व्यक्तिमा उपराष्ट्रपति और चेयरमैन है राज्यसभा का, और किसानों की बात उठाते थे ये हाउस के अंदर भी बाहर भी, तो हम सबको बहुत धक्का लगा। स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जंबे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये बात समझ में नहीं आती कि कल सारा दिन काम करा, पूरा शेड्यूल लगा हुआ है, आप अचानक इतना ज्यादा आहत हुए कि आपको इस्तीफा तक देना पड़ा। तो ये बात तो जानने का अधिकार देश को है कि क्या बात हुई, क्या कारण है कि उपराष्ट्रपति जैसे महान व्यक्ति को भी इस्तीफा देने का पड़ सकता है। तो जो विपक्षी आज कह रहे हैं कि पीएम मोदी को धनखड़ को मनाना चाहिए, उन्होंने खुद धनखड़ को कैसे कैसे नाराज किया था वो तस्वीरें भी ज्यादा पुरानी नहीं है। संसद परिसर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने धनखड़ का मजाक उड़ाया, उनके चलने बोलने के तरीके की नकल की थी। खुद राहुल गांधी इस मौके पर वीडियो बनाते दिखे थे। उन्हीं विपक्षी नेताओं ने मन में धनखड़ के लिए ऐसा, उनके मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा है, तो आपको हैरानी तो होगी। याद कीजिए कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां पिछले साल 10 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ गई थी। विपक्षी पार्टियों का आरोप था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्रवाई निष्पक्ष होकर नहीं चला रहे हैं, और अब जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से अचानक इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस सहानुभूति दिखा रही है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस को धनखड़ में अगले सत्यपाल मलिक की झलक दिख रही है, या फिर ये वैसा ही प्यार है जो आजकल बीजेपी का शशि थरूर के लिए उमड़ रहा है। खैर, सियासत संभावनाओं का खेल है और अपनी पत्ते सेट करते रहने से संभावनाएं बनती रहती है। अब ये तो देखना ही होगा कि विपक्ष के लिए धनखड़ वो पत्ता बनते हैं या नहीं। फिलहाल तो विपक्ष मौके को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब जो दूसरी सबसे बड़ी चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा जिस बात की कयासबाजी हो रही है वो ये है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। इसे लेकर अलग अलग खेमों से अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से कुछ नाम तो वाकई दिलचस्प हैं। आप एक बार नाम सुनिए और जरा वजह समझिए कि ये नाम क्यों आ रहा है। हालांकि अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है ये नाम बहुत हद तक जो है वो इनमें से बहुत सारे नाम जो बहुत ज़्यादा संभावित नहीं थे, बहुत ज़्यादा संभावित नहीं है, वो नाम धीरे धीरे कट भी रहे हैं। लेकिन नामों के आने जुड़ने और कटने का सिलसिला लगातार चलता रहेगा जब तक कि आखिरी मुहर नहीं लग जाती। तो सबसे पहले दावेदार तो हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश जो हैं अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं और इनके साथ जो कई सारे प्लस फैक्टर हैं जो कि इनके साथ काम कर रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा संभावना है उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचने की, उसमें हरवंश है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि बिहार में चुनाव है और बिहार से आते हैं हरवंश। दूसरी बात जो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो बहुत विश्वस्त लोग हैं उनमें से हरवंश की गिनती होती है।
प्रधानमंत्री मोदी इन पे बहुत भरोसा करते हैं और इनकी बहुत अच्छी उनके साथ ट्यूनिंग है। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जेडीयू के मेंबर हैं, जेडीयू के पार्टी इनकी जो है वो जेडीयू है। तो एक तरीके से अगर एक सहयोगी पार्टी के किसी व्यक्ति को अगर प्रमोट किया जाता है, उसको उपराष्ट्रपति बनाया जाता है, तो ये एक तरीके से जो गठबंधन की सियासत है उसके लिए भी बहुत शानदार मैसेज जाएगा इसके जरिए। और हरवंश उस मामले में देखा जाए तो बहुत ही मुफीद व्यक्ति बैठते हैं। इसके अलावा हरवंश के साथ एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि जगदीप धनखड़ से अलग हरवंश की छवि ऐसे उपसभापति की है या ऐसे नेता की है जो सभी पार्टी के जो नेता हैं या जो सांसद हैं उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं और वो जो सदन का कामकाज है उसको न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसे ठीक तरीके से संचालित करने में भी इनकी जो दक्षता है, इनकी जो काबिलियत है वो कई मौकों पर देखी गई है। तो ये जो अगर देखा जाए तो ये सारे फैक्टर मिलाकर हरवंश जो हैं वो सबसे ज्यादा संभावित या इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहे उम्मीदवारों में। लेकिन नाम अभी और भी हैं और चूंकि बीजेपी को लेकर के एक बात तो कही जाती है कि जिनके नाम चलते हैं कई बार वो अक्सर आखिरी में उनके नाम नहीं दिखते हैं उस रेस में, इसलिए कई नाम और जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी नाम की है और सबसे ज्यादा संभावना किसी की है तो हरवंश की है। लेकिन जो दावेदारों में देखा जाए तो आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी है। एक तो राष्ट्रवादी मुसलमान की छवि है, अभी बिहार में गवर्नर हैं, तो बिहार से वैसे कोई रिश्ता तो ऐसा सच नहीं है, बिहार में चुनाव है अलग बात है, लेकिन बिहार में कम से कम गवर्नर तो हैं, तो कुछ तो रिश्ता है ही। और राष्ट्रवादी मुसलमान की छवि है जो कि बीजेपी को सूट करती है। तुष्टीकरण का जो का एजेंडा है उसका जवाब है। और सबसे बड़ी बात कि प्रगतिशील मुस्लिम चेहरा है और आरएसएस से भी बेहतर संबंध है। और जो आइडियोलॉजी है, अगर विचारधारा की जो लड़ाई है उसमें देखा जाए तो आरिफ मोहम्मद खान हमेशा इस खेमे के साथ खड़े रहे। इसके अलावा जो नाम चल रहे हैं, जरा कुछ और भी नाम देखते हैं। इसके अलावा जो नाम है मनोज सिन्हा का नाम भी चल रहा है। प्लस फैक्टर इनके साथ ये है कि सियासत, सदन, शासन, प्रशासन सबका अनुभव रहा है इनके पास और संगठन में भी एक तरीके से ठीक ठाक इनकी पकड़ मानी जाती है और अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं। प्रधानमंत्री का भी बहुत विश्वास रहा है, भरोसा रहा है। लेकिन पिछले दिनों जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह की घटना हुई उसको लेकर कुछ अलग तरह की बातें रही है, जिससे कि हो सकता है कि इनका नाम आगे और न बढ़ पाए। चलिए और भी दिखाइए जरा, आगे और भी कुछ नाम है। तो एक बहुत ही चौंकाने वाला नाम इसमें चल रहा है, हालांकि सोशल मीडिया पे तो खूब ज्यादा चल रहा है, लेकिन ये नाम जो अंतिम सूची बनेगी उसमें आखिर में ये नाम ठहरता है या नहीं पक्के तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन शशि थरूर का नाम खूब चल रहा है सोशल मीडिया पे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सदन का अनुभव तो इनके पास है ही, दुनिया, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों में काम करने का इनके पास अनुभव है। और हाल के दिनों में जैसा कि अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की छवि तो इनकी बनी ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और प्रगतिशील विकासवादी नेता माने जाते हैं। और अगर देखा जाए तो एक तीर से दो निशाना भी हो सकता है, क्योंकि अगर शशि थरूर अगर उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं तो देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए भी एक मैसेज होगा इसमें। तो एक इसमें अभी जो नया डेवलपमेंट है वो ये है कि हरवंश ने अभी थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रपति से मुलाकात की है और इस मुलाकात को भी बहुत अहम माना जा रहा है। और आने वाले दिनों में या घंटों में कह नहीं सकते कि देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, वो आप देखिए कि हरवंश की मुलाकात हुई है राष्ट्रपति से। ये जो मुलाकात है उसका मकसद क्या है अभी इसके बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन अभी हर छोटी बड़ी जो घटना है इसके इर्द गिर्द या हर छोटी बड़ी बैठक, मीटिंग या मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से हरवंश का अचानक राष्ट्रपति से मिलना ये एक संकेत के तौर पे इसको भी देखा जा रहा है। तो जो संभावित नाम है उसमें हरवंश सबसे आगे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। वैसे आपको पता ही है कि बीजेपी की सरकार या खास करके प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जो काम करने का तरीका है वो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है सरप्राइज। तो किसी भी सरप्राइज के लिए तैयार रहिए, लेकिन फिलहाल हरवंश सबसे फ्रंट रनर है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन का सिल्वर कनेक्शन क्या है और आखिरकार
क्यों सोने के बाद अब चांदी हासिल करने के लिए इंटरनेशनल रेस लगी हुई। तो सोना तो भाई सोना है, एक्सपर्ट कह चुके हैं कि उसके दाम तो अभी ऐसे ही आसमान छूते रहेंगे, तेजी बनी रहेगी। लेकिन अभी तो शादियों का मौसम भी नहीं है, फिर क्यों बिना बैंड बाजा बारात के उछलती जा रही है चांदी। पिछले कुछ समय से चांदी के दाम जिस तरह से बेमौसम भागे जा रहे हैं, उसको लेकर किसी के मन में सवाल उठना वाजिब है। आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा। देश का मूड मीटर में आज इसी बात की पड़ताल करूंगा कि आखिर चांदी में सोने जैसी रफ्तार कहां से आ गई। सोने का रेट अभी लखटकिया नहीं हुआ है, लेकिन चांदी लखटकिया होने के बाद तेजी से 1.25 लाख के भाव की तरफ तेजी से बढ़ रही है। और दुनिया भर के विशेषज्ञों का अनुमान है कि 23 मार्च 2026 तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक, चांदी का भाव 1.5 लाख रुपए किलो तक पहुंच सकता है या उससे आगे भी जा सकता है। तो चांदी में इस तेजी के पीछे गजब का कनेक्शन है। ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन कनेक्शन। वो कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इंडियन बुलियन मार्केट में चांदी का आज का रेट जरा देख लीजिए। तो आज सुबह इंडियन बुलियन मार्केट में चांदी का रेट खुला था 1,13,465 रुपए किलो। 1 किलोग्राम की कीमत 1,13,465 रुपया, जो दोपहर तक बढ़कर 1,14,252 रुपए पहुंच गया, यानी 787 रुपए की तेजी। शाम की क्लोजिंग में ये रेट और बढ़ सकता है, ऐसा बताया गया। तो चांदी का दाम किस रफ्तार से भाग रहा है, उसे 2 तिमाही के भाव से आप समझ सकते हैं। 2 तिमाही यानी कि 3-3 महीने के 2 साइकिल। और इस लिहाज से अगर बताऊं तो 31 दिसंबर 2024 को भारत में 1 किलो चांदी का रेट राउंड फिगर में अगर देखें तो 96,000 रुपए था, जो मार्च 2025 में 1,04,00,000 रुपए तक पहुंच गया। और पिछले हफ्ते यानी कि 15 जुलाई को यह भाव 1,11,999 यानी कि 1,12,000 तक पहुंच गया। यह इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का डेटा है और एक हफ्ते में ही इसमें 2,25,000 रुपए का उछाल आ गया है, जबकि घरेलू मार्केट में इसकी कोई खास डिमांड दिख नहीं रही। अब सवाल है कि चांदी की डिमांड जहां है, वहां सामान्य आदमी की सोच वहां पर, आम आदमी की सोच वहां नहीं जाती, और जिसकी वजह से इसकी कीमतें बढ़ रही है। असल में जो हम आप सोचते हैं कि घरेलू मार्केट में गहने ज्यादा बन रहे होंगे, ज्यादा बर्तनों की डिमांड हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चांदी की मांग असल में उद्योग धंधों में बढ़ गई, जहां उसका इस्तेमाल आभूषण के तौर पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के तौर पर हो रहा है, यानी विद्युत सुचालक के तौर पर। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मोबाइल फोन, ये वो 3 बड़ी इंडस्ट्री है जहां चांदी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी। इन तीनों ही उपकरणों में के जो कल पुर्जे होते हैं, उसके जो सर्किट होते हैं, उसमें चांदी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनका परफॉर्मेंस और क्वालिटी धांसू रहे। अगर आप एक सुचालक के तौर पे, एक अच्छे कंडक्टर के तौर पर अगर देखें, तो सबसे ज्यादा जो अच्छा सुचालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो होता है सोना। लेकिन सोना तो बहुत महंगा है, इसलिए उसको इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चांदी और फिर आता है तांबा। तो जो सोना तो इस्तेमाल करना संभव नहीं है, इसलिए चांदी का इस्तेमाल हो रहा है ताकि जो परफॉर्मेंस है इन सारे इक्विपमेंट्स की, वो शानदार तरीके से। तो इन 3 चीजों की वजह से दुनिया में चांदी की मांग बहुत तेजी से बढ़ी। और सोलर एनर्जी की अगर बात करूं तो भारत, चीन और यूरोप के ज्यादातर देशों में इसकी क्रांति जैसे आ गई। इसीलिए सोलर पैनल का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसके सर्किट में चांदी लगाई जाती है। पूरी दुनिया के लिहाज से अगर देखें तो पिछले साल यानी कि 2024 में ग्लोबल सोलर एनर्जी कैपेसिटी में 33% की बढ़ोतरी देखी गई। और पिछले साल ही सोलर इंडस्ट्री की वजह से चांदी की ग्लोबल डिमांड 20% तक बढ़ गई, जो कि 2025 में और बढ़ती हुई दिखाई दे रही। यहां चांदी का चाइना कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब जरा उसको समझिए।
चीन दुनिया में सोलर पैनल का सबसे बड़ा निर्माता है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। ग्लोबल जो सोलर पैनल प्रोडक्शन है उसमें उसका योगदान 80% है, जबकि भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 14%। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन इंडस्ट्री में भी चीन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी। भारत हालांकि इन दोनों ही मामलों में, बल्कि इन तीनों ही मोर्चों पे कहा जाए तो एक तरीके से उभरता हुआ प्लेयर। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में लाइट ड्यूटी व्हीकल यानी कि स्कूटी से लेकर छोटी कारें तक अगर सबको देखा जाए तो उसमें चीन की जो ग्लोबल हिस्सेदारी है 66%, जबकि हाइब्रिड गाड़ियों में उसकी हिस्सेदारी 44%। इलेक्ट्रिकल व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल के इस्तेमाल में भारत की अगर हिस्सेदारी देखेंगे तो सिर्फ 3%, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी तरीके से मोबाइल फोन इंडस्ट्री में चीन सबसे बड़ा प्लेयर है। स्मार्टफोन और उसके मशीनों में 70% से ज्यादा जो मार्केट है उस पर चीन का कब्जा है। सैमसंग और एप्पल जैसे जो मोबाइल ब्रांड का जो ज्यादातर प्रोडक्शन है वो भी चीन में होता है, जबकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता देश है। मोबाइल फोन निर्माण में हमारी ग्लोबल हिस्सेदारी 28% के आसपास है। तो इन तीन इंडस्ट्री में चांदी की डिमांड सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2025 का आंकड़ा बताता है कि दुनिया में चांदी की जितनी इंडस्ट्रियल डिमांड है उसमें 38% हिस्सा चीन का है, जबकि भारत की हिस्सेदारी 17% की। यहां चांदी के खेल में अमेरिका की एंट्री होती है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चीन के कारोबारी दबदबे पर लगाम लगाने के लिए टैरिफ वॉर शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल और मोबाइल फोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनियां जो चीन में प्रोडक्शन के लिए चीन में कारखाने खोल रखे हैं, उन पर अमेरिका लौटने का दबाव बनाया जा रहा है। चीन पर इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे दुनिया का माहौल बिगड़ रहा है और अस्थिरता की आशंका को देखते हुए चांदी की ग्लोबल डिमांड अचानक से बढ़ी, जिसकी वजह से चांदी की कीमतों में तेजी आ गई। चांदी के दाम में तेजी के पीछे पुतिन का कनेक्शन भी अब समझिए। दुनिया के ज्यादातर देश महंगाई और अपनी मुद्रा को स्थिर बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीदते हैं। अक्टूबर 2024 में रूस ने ऐलान किया कि वो अब चांदी भी बड़े पैमाने पर खरीदेगा और उसे स्टोर करेगा एक ऑल्टरनेट मेटल के तौर पर। रूस के इस रुख से चांदी का अचानक से भाव बढ़ना शुरू हो गया और इसी के बाद दुनिया के कई देशों ने चांदी की अपनी सालाना खरीद उसमें बढ़ोतरी कर दी। और ये सारी चीजें मिलकर एक तो ये जो तीन बड़ी इंडस्ट्री से इसका जो इस्तेमाल होता है और उसकी वजह से जो इसकी डिमांड बढ़ रही है। दूसरा ये कि सोने की जगह चांदी को भी रिजर्व मेटल के तौर पर इस्तेमाल करने की जो पुतिन ने शुरुआत की है। ये सारी वजह हैं जिसके कारण चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देश का मूड मीटर में अगली स्टोरी आपको यह बताने का है कि कैसे एक नारे में बदलाव करके राज्य की डेमोग्राफी को पूरी तरीके से बदलने का षड्यंत्र रचा गया है। तो असम में घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए बड़ा अभियान चला रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। इसमें सबसे अहम कार्रवाई सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ हो रही है। इसी कड़ी में आज हेमंता एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से अब तक 43,000 एकड़ यानी कि 1,29,000 बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराई जा चुकी है, लेकिन असम में अभी भी 29 लाख बीघा जमीन पर अवैध बांग्लादेशियों और संदिग्ध नागरिकों का कब्जा है। मैं आश्वस्त करता हूं कि राज्य की एक इंच जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराऊंगा। हेमंता का दावा बता रहा है कि असम को कितने बड़े पैमाने पर घुसपैठ का शिकार बनाया गया और फिर इस घुसपैठ ने असम की तस्वीर किस तरह बदल कर रख दी। आज जो असम 200 जनजातियों का कभी ठिकाना हुआ करता था, वो घुसपैठियों की सबसे बड़ी बस्ती में बदल गया है, जिसका असमिया संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। नतीजा असम में डेमोग्राफिक बदलाव से लेकर असमिया संस्कृति पर खतरे के बादल मंडराने लगे। असम की जनता और घुसपैठियों के बीच संघर्ष किस खतरनाक हद तक पहुंच गया है, इसकी तस्वीर घुसपैठियों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन में दिखी।
सुनिए बिल्डोजर एक्शन के बाद ये बांग्लादेशी घुसपैठिए क्या धमकी दे रहे हैं। इस धमकी को गौर से सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये असम में घुसपैठियों के इरादे और उनकी प्लानिंग दोनों का पर्दाफाश करते हैं। सुना आपने, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने क्या सपना पाल रखा है। भले ही कई पीढ़ियां लग जाए, मैं नहीं तो मेरा बेटा नहीं तो पोता असम के मूल निवासी हिंदुओं को उसकी जमीन से बेदखल कर देंगे। असम में उनके सिर से छत छीन लेंगे। और उन्हें इसका यकीन क्यों है पता है आपको? क्योंकि तुष्टीकरण की सियासत ऐसी है जो घुसपैठियों को बढ़ावा देती है और मूल निवासियों के हितों के खिलाफ काम करती है। लेकिन असम के मूल निवासियों के खिलाफ अंदर खाने हो रही साजिश की हवा निकालने में सीएम विश्व शर्मा पूरी ताकत से जुटे हुए। तो असम में कई दशकों से बांग्लादेशी घुसपैठियों की अवैध बस्तियां बसी हुई। कांग्रेस ने तो नलबाड़ी में बांग्लादेशी घुसपैठियों को 452 एकड़ जमीन उपहार में दे दी थी। हिमंता के रुख को देखकर असम के लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या सबको असम से बाहर किया जाएगा, उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। हिमंता के घुसपैठिया भगाओ अभियान के बीच आज मैं आपको 17वीं सदी का वो एक किस्सा बताना चाहता हूं जिसने असम में हिंदू आबादी के घटने की बुनियाद रख दी। असम में 13वीं सदी से मुस्लिम व्यापारी और सूफियों ने आना जाना शुरू किया। मुगल शासन के दौरान असम में मुस्लिम आबादी को बसाया गया, खासतौर से 16वीं और 17वीं शताब्दी में। उससे पहले असम की पहचान शंकर देव और माधव देव के दौर में एक सनातनी माहौल के बीच उसकी पहचान बनी थी। उसके भक्ति साहित्य के जो गीत थे, जगह जगह नामघर यानी कि कीर्तन वाली जगह जहां थी वहां असमिया आबादी उसे गाती थी। जो नामघर होता है एक तरीके से देखा जाए तो असम की जो सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। शंकर देव माधव देव की जय का उद्घोष किया जाता था नामघरों में। लेकिन 17वीं शताब्दी में इस नारे को एक बड़े तरीके से बदला गया। वो कैसे किया गया उसे जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि शंकर देव और माधव देव कौन थे और क्यों उन्हें असमिया संस्कृति का आदि पुरुष कहा जाता है। तो सन 1449 में असम के बरदोबा में पैदा हुए थे शंकर देव। भक्ति साहित्य से असमिया संस्कृति को उन्होंने नई दिशा दी। जनजातियों को एकजुट करके उन्होंने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम शुरू किया और उनके शिष्य माधव देव ने शंकर देव के काम को और आगे बढ़ाया और इसीलिए शंकर माधव नाम असमिया संस्कृति की पहचान बन गया। सन 1630 में इराक से सूफी मीरान शाह असम आए। मीरान शाह ने असम की स्थानीय महिला से विवाह किया, असम की स्थानीय संस्कृति में अपनी पैठ बनाने लगे और शंकर माधव के वैष्णव गीतों और सूफी में समानता बताने लगे। सूफी मीरान शाह ने असम को अपना ठिकाना बनाया तो वहां की आबादी में घुलने मिलने के लिए उन्होंने शंकर देव माधव देव के जो गीत थे उनका सहारा लिया। जो सूफी गीत उन्होंने रचे उसकी प्रेरणा शंकर देव और माधव देव को बताया और इस तरह नामघरों में जहां शंकर माधव का जो जय घोष होता था, मीरान शाह अपनी सूफी महफिलों में अजान पीर के नाम से खुद को पेश करने लगे। इस तरीके से असमिया समाज से इस्लामिक तालमेल उन्होंने बिठाने की कोशिश की और फिर असम में मुस्लिम आबादी जो है वो तेजी से रफ्तार से बढ़ने लगी और हिंदू आबादी ने इस पर कभी गौर नहीं किया। लेकिन शंकर माधव के जय घोष की जगह अजान पीर का नारा असम में बुलंद हुआ तो वहां की डेमोग्राफी और तेजी से बदलने लगी। आजादी के वक्त की बात करें तो असम में 20% मुस्लिम आबादी थी, जो कि अब बढ़कर 40% उसके पहुंच जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसमें घुसपैठियों की तादाद बहुत बड़ी है जिन्होंने घुसपैठ के बाद वहां कागजात बनवा लिए। हिमंता ने अब उनकी पहचान शुरू करके उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन ये घुसपैठिए जिनके वोट बैंक हैं उन पार्टियों को ये बात रास नहीं आ रही। घुसपैठियों को जब जब अनुकूल सियासी माहौल मिला, असम में घुसपैठियों ने जंगल जमीन पर कब्जा किया और अब वहां की संस्कृति को भी बदलने की साजिश हो रही। और जो हिमंता का अभियान है वो इसी के खिलाफ है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि असम में
जब बांग्लादेशी घुसपैठिए आते थे तो ब्रह्मपुत्र के जो दोनों किनारे हैं, जिसको कि बिहार में दियारा और असम की असमिया भाषा में उसको चार या चापोरी कहते हैं, तो चार और चापोरी पर आकर कब्जा जमा लेते थे। उनके जो चारागाह होते थे उस पर कब्जा जमा लेते थे और फिर बाद में धीरे धीरे वहीं उनकी बस्तियां बस जाती थी और इस तरीके से उस पर उनका अवैध कब्जा हो जाता था। यह सिलसिला यहां वहां कई दशकों से चल रहा है और राजनीतिक संरक्षण के तहत इस सिलसिले को बढ़ावा दिया गया है, इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है। और आज यही वजह है कि असम के जो मूल निवासी हैं वो अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं घुसपैठियों से। और इस देश में जो लोग कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज एक हवाई बात है, उन्हें असम के जो मूल निवासियों की जो चिंता है और उनकी संस्कृति पर जो खतरा है उसको गौर से उसका आकलन करना चाहिए।